हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज डिफेंस डीसी। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा हुआ है कि आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक भाई का, जिसने अभी CAPF 2021 जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आया है। इनका उसमें रोल नंबर है। बेसिकली इन्होंने क्वालिफाई कर लिया उस एग्जाम को। तो ये है अभिषेक भाई। बताइए भाई अभिषेक अपने बारे में। Thank you so much, Defense DC, to call me here. It's my pleasure. My name is Abhishek Singh, and I have graduated from Ferguson College of Pune. I have always been a defense aspirant, and I have cracked many exams like NDA, CDS, AFCAT, CAPF, and even the Intelligence Bureau exam. Nice. So yeah, that's it. आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? बीटेक, BSc क्या किया है आपने? ग्रेजुएशन में आपने मैंने BSc की है केमिस्ट्री से। जी जी, BSc की है केमिस्ट्री से। जी। तो अभी आपका जैसे CAPF 2021 का रिटर्न हो गया, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? वैसे तो मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, बट 2020 का भी जो CAPF था मैंने उसमें भी क्रैक कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही रिटर्न का एग्जाम का रिजल्ट आया उसके बाद मेरा मसल टीयर हो गया थाई का, तो आई कुडंट गो फॉर पेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सो इन दैट वे दिस वुड बी माय सेकंड अटेम्प्ट। या चलो कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सही से रहो भाई। अभी फिजिकल दोबारा से होना है तुम्हारा कुछ दिनों के बाद। जैसे बात करें तो पहले तो यही है कि तुम्हारा रॉ स्कोर क्या बन रहा था तुम्हारे हिसाब से? पेपर 1 का जो रॉ स्कोर है वो कितना बन रहा था? कितना अटेम्प्ट किया था तुमने? कितने मार्क्स आ रहे थे? मैंने अटेम्प्ट 99 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से वेरियस आंसर की के हिसाब से 16 रॉन्ग हुए और 83 के आसपास करेक्ट हुए। तो मेरा रॉ स्कोर 155.56 के आसपास बन रहा था। और जहां तक रही पेपर 2 की बात, तो पेपर 2 मेरा एवरेज गया था। सारे मैंने अटेम्प्ट किए थे, कुछ कोट्स लिख दिए थे मैंने एसेज में, और ग्रामर ठीक ठाक से चला गया था, जिसमें मैं 15 आउट ऑफ 25 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज एवरेज या एवरेज से थोड़ा ऊपर, नॉट सो गुड, बट स्टिल आई क्वालिफाइड बाय गॉड्स फॉर्च्यून। अब आपके मार्क्स तो 155 हैं, तो मतलब अगर आपके पेपर 2 में 80 मार्क्स भी हो जाएंगे तो आपका मेरे ख्याल से फाइनल मेरिट में हो जाएगा। जी 80 मार्क्स होपफुली जी बिल्कुल हो जाएगा तुम्हारा। खैर, तो बात करें जैसे, तो कितने, मतलब आपको क्या लगता है कि कितने दिन की तैयारी चाहिए बच्चों को एग्जाम क्रैक करने के लिए CAPF? अगर CAPF को कोई बच्चा क्रैक करना चाहे तो रिलीजियसली कितने दिन तक उसे पढ़ना पड़ेगा, या कितने दिन की तैयारी इनफ है उसके लिए? अकॉर्डिंग टू मी CAPF के लिए चाहिए दो चीजें चाहिए। एक तो है कंटेंट और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई। अब स्ट्रक्चर्ड वे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 जब आ जाता है तब सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलता, क्योंकि काफी हम में से सारे बच्चे होंगे जिनके पास कंटेंट काफी होगा, उन्होंने पढ़ाई की होगी, वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, बट वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते एट द एंड टाइम। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले कंटेंट पे काम करें। जैसे हम अगर पेपर 1 ले लें, तो पेपर 1 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब उनको एनालाइज करने के लिए सबसे पहला सजेशन मेरा होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाइए, 5 साल के PYQs देखिए पहले कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज उठाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले पॉलिटी, तो आप पॉलिटी के लिए वैसे तो लक्ष्मीकांत बोला जाता है कि लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, बट वी ऑल नो कि वो कहीं ना कहीं एक बल्कि बुक है, और सबके बस मतलब सबके लिए वो उतना फिजिबल नहीं होता कि उतना पढ़ ले। तो रेदर जैसे मैं कल ही आपका जी मैं कल ही आपकी यूट्यूब वीडियो देख रहा था पॉलिटी के, तो दैट इज व्हाट वन वांट्स। क्योंकि देखिए एक नॉलेज अलग होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है वो अलग होती है। तो उतनी बल्कि बुक पढ़ने से अच्छा है ज्यादा एफिशिएंटली काम करना है कि आपको कोई शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, जैसे आपके यूट्यूब वीडियो पे दिखाया जा रहा है, और आपको इतना एक्सपीरियंस भी है, आपने CDS, AFCAT ये सब एग्जाम्स क्रैक किए हैं, उसका आपने निचोड़ एक तरीके से उस नोट्स में देने की कोशिश की है, एंड वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जी कि आपको इतनी मतलब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे टॉपर्स बता जाते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए,
अब लेकिन पढ़ने वाले सब जानते हैं जी कि स्पेक्ट्रम इतनी भारी भरकम और क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है, और एक तरफ लक्ष्मीकांत कितनी जी बल्कि हो जाती है पढ़ने के लिए। अब सीएपीएफ एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत काफी ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। उनके अगर क्वेश्चन देखे जाए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जी क्या जी बोल सकते हैं। इसलिए मैं बोलता जी हूँ कि जी बिल्कुल वही। पढ़ने की जगह एकदम फिक्स कंटेंट पे ध्यान दो। जिस तरह की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है मेरे ख्याल से वो इनफ है किसी के लिए, मतलब पॉलिटी के लिए बिल्कुल। इनफ वीडियो। और और अगर बिल्कुल सर, वो ऐसा है कि मतलब सिविल सर्विसेज के लिए आप अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत है, वेरएज मुझे जितना मेरा ज्ञान है, मुझे नहीं लगता कि डिफेंस के लिए इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है। जो रिक्वायर्ड है वो अगर शॉर्ट नोट्स में आपको मिल रहा है तो इट्स गुड फॉर यू, तो उसको ज्यादा। अभी हम बात करेंगे पर सब्जेक्ट वाइज, लेकिन मैं उससे पहले भी मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने बताया कि मतलब ज्यादा लंबी तैयारी नहीं चाहिए, बस अगर आप व्यक्ति को पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करके, जी तो बहुत ही जल्दी इस जी पेपर को निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वैकेंसी कम आती है, 200 300, इस बार 159 है, लेकिन फिर भी पेपर को मेरे ख्याल से निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर पेपर 2 पे आदमी ढंग से ध्यान रखे और पेपर 1 का कंटेंट शेयर कर ले उतना 150 मार्क्स के लाए। ठीक है, जी यही जी कहना आप चाह रहे हो। तो बात करें तो पेपर जी जी। 1 की, पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे हिस्ट्री के लिए आप मतलब कैसे, हिस्ट्री के लिए क्या सलाह देना चाहोगे, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट सीएपीएफ के लिए, किस तरह उनको हिस्ट्री प्रिपेयर करनी चाहिए? जी हिस्ट्री। जी हिस्ट्री के लिए तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला हिस्सा होगा एशियंट और मिडिवल, दूसरा होगा मॉडर्न, और तीसरा हिस्ट्री में ही मैं कंसिडर कर लूंगा आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम आते हैं एशियंट और मिडिवल पे। एशियंट मिडिवल के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ लो 6th और 7th की, तो वो मोर देन इनफ है फॉर डिफेंस एग्जाम्स। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। और और जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं कहूंगा कि स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक। बट अगर आपको उसके क्रिस्प नोट्स मिल जाते हैं कहीं से, या आप पीवाईक्यू से एनालाइज कर लेते हैं कि कौन से एरिया है जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है, तो आप वो भी कर सकते हो एफिशिएंट। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं कहूंगा काफी लोग नितिन सिंघानिया कहते हैं सीएपीएफ के लिए कि नितिन सिंघानिया पढ़े। मैंने आज तक नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी, और मेरा कोई आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन अब तक रॉन्ग नहीं होता। तो आई वुड से कि उतनी बल्कि बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इससे अच्छा यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसके आप नोट्स बना लीजिए। जो चीजें रिपीटेडली पूछे जा रही हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और थोड़ी बहुत और चीजें हैं, वो चीजें आप पढ़ लीजिए। इट वुड बी मोर फिजिबल, इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा होता है उसमें। तो बिल्कुल वो मैं कहूंगा कि हिस्ट्री के लिए सही होगा। और पॉलिटी, या हिस्ट्री के लिए तो इतना ही। पॉलिटी के लिए क्या? पॉलिटी के लिए मैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलिटी के लिए या तो तुम स्पेक्ट्रम, सॉरी, या तो तुम पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बट वो बहुत बल्कि बुक है और मुझे लगता नहीं कि डिफेंस एस्पिरेंट के लिए उतनी जरूरत है उस चीज की। तो कोई क्रिस्प शॉर्ट नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं कहीं पे, जैसे डिफेंस डीसी पे भी मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस पे जाइए, क्योंकि उसमें इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो ये पॉलिटी के लिए मैं वो सजेस्ट करूंगा। ज्योग्राफी के लिए आपका क्या सलाह है? ज्योग्राफी के लिए लोग जीसी लियोंग वगैरह को बताते हैं, महेश वर्णवाल को बताते हैं। आपके हिसाब से ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना चाहिए डिफेंस एस्पिरेंट्स को अगर सीएपीएफ क्रैक करना है? जहां तक रही बात सीएपीएफ सीडीएस ऐसे एग्जाम्स की, तो थोड़ा बहुत सुपरफिशियल नॉलेजेस पूछे जाते हैं हम्म। ज्योग्राफी में। जैसे पूछ लिया कि ओशन करंट कौन से कोल्ड हैं, कौन से हॉट हैं, और इन डेप्थ नहीं पूछा जाता कि कंसेप्ट वाइज क्या है। तो आई वुड से दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज है 11th की जो एनसीईआरटी है, ओके। उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और दूसरी चीज सिर्फ 11th की एनसीईआरटी, और दूसरी चीज है मैपिंग, मैपिंग इन अ स्मार्ट वे। यानी आप क्वेश्चंस कहीं पे भी आपको कुछ भी दिख रहा है जो न्यूज में है, तो उसको पढ़ लीजिए कि कौन से ओशन में है, कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट पे है। एक स्मार्ट वर्क जो होता है, स्मार्ट अप्रोच अगर आप रखोगे मैपिंग में, तो इट्स मोर देन इनफ। कोई फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैपिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद ही 17 में से इस जी बार जी 16 मैपिंग। आया था और मेरे सारे सही थे, मतलब क्योंकि मैपिंग के साथ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन वैसे ही हो जाते हैं एलिमिनेट करके या किसी ना किसी तरीके से। तो अच्छा, और बिल्कुल अगर जैसे बिल्कुल। बात करें करंट अफेयर का भी बहुत वो रहता है। जैसे इस बार 15 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर की, करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें, जी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा कंटेंट है करंट अफेयर के लिए।
बच्चे सोचते हैं, कोई कहता है दृष्टि की वो पढ़ लो, कोई विजन आईएएस की पढ़ लो, मतलब कहाँ से करंट अफेयर होना चाहिए तुम्हारे साथ? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, करंट अफेयर सीएपीएफ के लिए बहुत ही अलग करंट अफेयर है सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विसेज में आता है बहुत ही इन डेप्थ करंट, उसके लिए विजन आईएएस के मटेरियल आप यूज कर सकते हो। वेरएज अगर सीएपीएफ के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स फॉलो किया था, वो प्रशांत जगताप सर का जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है, बस मैंने उतना ही फॉलो किया था और मैं उतना ही सजेशन दूंगा। उससे ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं, उससे कम भी करना नहीं, बस दैट्स इट, उतना ही कीजिए, इट्स मोर देन। जी। फिर क्वेश्चन बचे जैसे एनवायरनमेंट वगैरह क्वेश्चन को आपने पढ़ाया, छोड़ दिया एनवायरनमेंट को? एनवायरनमेंट का तो मैंने ऐसा किया था कि एनवायरनमेंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो साइंस से ही आते हैं। अगर आप देखें तो जो जनरल साइंस होता है एनसीईआरटी में, उसमें से ही उठा के पूछ लिया जाता है। जैसे पोल्यूटेंट पूछ लिया, जिसका जिक्र हमें साइंस के लास्ट के चैप्टर्स में मिल जाता है। एनवायरनमेंट जो 2-3 चैप्टर्स दिए गए होते हैं, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप शंकर आईएएस ले लें, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे बात करें इकोनॉमी की, अब इकोनॉमी के लिए क्या है कि मतलब बच्चों के लिए कोई ऐसी स्पेशल बुक नहीं है, मतलब इकोनॉमी के जो सीएपीएफ में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े, मतलब मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस टाइप के ज्यादा होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के। जी 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 इस बार एक करेंसी वाला क्वेश्चन आया था कि कोई जी करेंसी है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए ना, सीएपीएफ में जो आया था। तो मतलब इकोनॉमी के लिए मतलब जी जी कैसे prepare करना चाहिए? क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तो इकोनॉमी के भी आते हैं। जी जी जी। इकोनॉमी के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इकोनॉमी में थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी भी रहना जरूरी है। विदाउट कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं कोई कुछ कुछ क्वेश्चंस। वेरेज अगर काफी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो वो बेसिकली बस आपने जैसा कहा वो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपका कॉमन सेंस से आप लगाओगे चीजें तो वो बन जाएंगी। और इसलिए मैं कहूंगा कि इकोनॉमी के लिए अगर आपको पढ़ना ही है तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होगी। और साथ ही में आप पीवाईक्यूज देख लीजिए अच्छे से और उसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। कई सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो जाते हैं, तो और मेरा वही सजेशन। बाकी जो करंट अफेयर होता ही है, मतलब करंट अफेयर, जी जी मतलब करंट अफेयर के बेस पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं ना इकोनॉमी से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस जी बार जी एमएसपी था तो एमएसपी के बारे में पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन जो जी अभी जैसे जी बात करें, अब ये सब हो गया, एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता है साइंस का। साइंस के कम से कम जी 28 से 30 का क्वेश्चन होते हैं मतलब हर बार। तो साइंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? हम्म, अभी साइंस वाले जो बच्चे हैं, जैसे हमें, मैं इंजीनियरिंग की है, आपने बीएससी की हुई है हमारे लिए तो काफी इजी रहता जी है, हमने बहुत ध्यान दिया है। लेकिन कई बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब साइंस उनको कहाँ से जी करनी चाहिए? साइंस के लिए तो मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है एनसीईआरटी। आप 6 to 10th भी अगर एनसीईआरटी साइंस के लिए अच्छे से कर लेते हैं तो 100 में मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ साइंस क्वेश्चंस वुड बी डन। आराम और से। मुझे नहीं लगता कि वो 10-20% के लिए आपको 11-12 के पीछे भागने की भी जरूरत है, क्योंकि 80% क्वेश्चंस आपके इसी से डन हो जाते हैं। और साथ ही में आप पीवाईक्यूज भी देख लीजिए, उसमें से भी काफी सारे रिपीट होते हैं। और जो तो बाकी के एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 10। और जो बाकी 10-20% जो क्वेश्चन है, वो भी अगर बच्चा अगर 6 to 10 ढंग से पढ़ता है और थोड़े कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है, तो उनका आंसर भी दे सकता है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल से उठ के ही आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो आप मेरे ख्याल से 6 से 10 अगर बच्चा पढ़ लेंगे तो कर सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन को अटेम्प्ट, एक आध क्वेश्चन ही छूट जाएगा साइंस में, बिल्कुल। है ना? और मैथ्स मैं के तो लिए हमेशा मैथ ये सजेशन मैं तो क्या कह रहे हैं? हमेशा ये सजेशन देता हूँ बच्चों को कि अ, आप अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक रीजनिंग ये अगर आप ड्रॉप आउट कर लिए और बाकी सारा नॉलेज आपको है, तब भी पास करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप सही बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग लेके जाएंगे तो इट वुड बी मोर फिजिबल, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एनी टाइम, एनी डे, एनी एग्जाम। सही कहा बिल्कुल। और जैसे मैंने खुद जी फर्स्ट जब सीडीएस देने गया था, मैं पहला, मुझे कुछ जीके नहीं आती थी, फिर भी मेरा आसानी से क्वालिफाई हो गया। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत हाँ, जरूरी है, ये वाली बात है। और दूसरी जैसे बात बिल्कुल करें बिल्कुल। मैथ की, मैथ और रीजनिंग वैसे तो बहुत इजी होती है खैर सीएपीएफ की, लेकिन फिर भी कहाँ से प्रिपेयर करनी चाहिए जैसे किसी को नहीं आती तो?
मुझे नहीं लगता कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आप PYQs लगा लें 5-6 साल के, तो इट्स मोर देन इनफ। उससे ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितनी रीजनिंग तो काफी इजी आती है। जहां तक रही मैथ्स की बात, तो उसके लिए आप कुछ फॉर्मूलाज पढ़ सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है हर जगह, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। तो दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं। कुल मिला के PYQ देख लें, अगर और कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ आता तो यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च कर लें। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर सर्च कर नहीं लें। मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो यूट्यूब पे, ऐसा बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करें पेपर 2 की, जो कि ज्यादातर CAPF के बच्चों के लिए सबसे बड़ी हर्डल का काम करता है, क्योंकि जैसे जी जी मेरा जी ही हुआ, पर खूब नम मार्क्स ले आया, लेकिन वही है पेपर 2 क्वालिफाई ही नहीं हो पाया। तो पेपर 2 के लिए जी क्या जी। स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि पेपर 2 प्रैक्टिस तो मांगता है। मतलब अगर आपका बिना हाँ प्रैक्टिस के हो गया है क्वालिफाई, तो वो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, वरना प्रैक्टिस तो चाहिए ज्यादातर लोगों को, ऐसा बोल सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक से बात करते हैं, बिल्कुल। ऐसे हैं, ऐसे के लिए मतलब आप क्या सलाह देना चाहोगे, ऐसे के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, कहाँ से कंटेंट लाएं? कोई ऐसे में सब दो एक दिक्कत थोड़ी है, ऐसे लिखना सीखना है, प्लस उसके लिए कंटेंट भी होना चाहिए। ऐसे लिखना आ गया और बिल्कुल कंटेंट भी, काफी सारी चीजें हैं। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? ऐसे के लिए जैसा आपने मेंशन किया, दो चीजें हैं। एक तो है कंटेंट और एक है कैसे लिखना चाहिए। अब कंटेंट के जहां तक पार्ट रही, कंटेंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली। उस न्यूज जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए तो कंटेंट की कमी होती ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो कंटेंट आपको, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस के जो मटेरियल्स आते हैं सोसाइटी वाले, जहाँ पे ह्यूमैनिटीज की बात हो रही है, तो वो आप पढ़ लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीजें हैं जो नई आ रही हैं, एक्सप्लोर हो रही हैं, और उससे हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है। तो आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों की। और ये जब आप, और अच्छा, काफी लोग स्टार्ट करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं आ रहा। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप 1 महीना या 2 महीना, मैक्सिमम अगर आप 2 मंथ्स पढ़ लीजिए अच्छे से, जो भी कंटेंट मिल रहा है आपको, उससे ज्यादा की कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो कंटेंट आता है वो ओवरफ्लो होने लगता है। मुझे लगता है ऐसा। बेसिकली 2 महीने में जितना कंटेंट हो गया, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। और इसके कंटेंट के साथ साथ आप थोड़े बहुत कोड्स वगैरह भी ले लीजिए, जो ऐसे में आपको काम आएंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंटेंट का। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर। आई थिंक दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट, क्योंकि कंटेंट आज के टाइम में यार नेट है, सबके पास है कंटेंट। कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है आजकल। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर राइटिंग पे। स्ट्रक्चर राइटिंग इज द मेन की। अब मैं फिलहाल सिर्फ मुझे ऐसे का पूछा गया, तो मैं ऐसे के लिए बता देता हूं। आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे लिखिए, तो एक ही फॉर्मेट में लिखिएगा। वो है, पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का। सेकंड में आपको कोई भी चीज, जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं पावर्टी। तो पावर्टी पे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि पावर्टी, इतना फैक्ट है कि पावर्टी 23 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली इंडिया में, वर्ल्ड बैंक का, और इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सेकेंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर द पावर्टी, यानी सेकेंड पैरा इज रीजन। अब रीजन में हम क्या लिखेंगे? अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल पा रही है। ये हो गया रीजन। थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे उसके इम्प्लीकेशंस। तो जो चीज हुई, सपोज पावर्टी हुई, अब पावर्टी की इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पावर्टी के? कि हेल्थ नहीं मिल रही है, इलिटरेसी बढ़ रही है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल पा रही है, ये इम्प्लीकेशंस हो गए। और फोर्थ पैराग्राफ में हम सॉल्यूशंस बता देंगे। सॉल्यूशंस यानी क्या? आप कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता सकते हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो रहा है, हमें अर्बनाइजेशन की तरफ फोकस करना चाहिए और प्लान अर्बनाइजेशन जाना चाहिए। जितने भी स्लम एरियाज है उसको कम करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर को फैसिलिटेट करना चाहिए, हेल्थ लिटरेसी। सॉल्यूशंस हो गए। एंड उसके बाद 3 लाइन एंड में आप लिख दीजिए कंक्लूजन में। कंक्लूजन में तो मैं बता रहा हूँ, मतलब एकदम ऐसे थंब रूल है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डाल दीजिए, फंडामेंटल राइट्स डाल दीजिए, DPSP डाल दीजिए, या तो एंड में कुछ ना मिले तो ये डाल दीजिए कि हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने ऐसा विजन तो नहीं देखा होगा, तो हमें उनके विजन के लिए वी हैव टू अचीव दिस थिंग। दैट्स इट। 5, I would say this 5 finger rule. First is introduction, very simple introduction.
जो भी टॉपिक है उसका आप एक बार रीजन सोच लीजिए और सेकंड पैराग्राफ में लिखिए व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड में लिखना है आपको उसके इम्प्लीकेशन कि उससे क्या क्या हो रहा है। फोर्थ उसके सॉल्यूशंस, फिफ्थ कंक्लूजन, दैट्स इट। चारों के चारों ऐसे कोई भी ऐसे हो उसको इन 5 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। बस वही है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे मैं डिवाइड करूंगा। दैट्स इट, ऐसे इज डन। तो जैसा कि आपने बोला कि अगर हम जैसे 2 महीने भी अखबार पढ़ते हैं तो हमारे पास ऐसे के लिए खूब कंटेंट होगा, क्योंकि ये तो सिंपल सी जी बात है कि रोजाना के अखबार में वही सारी चीजें आती हैं जो मतलब पूछी जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कोई ना कोई आर्टिकल होता है, और जैसे ये जी गरीबी, इन सब के ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल रोजाना ही होता है। अगर आदमी 2 महीने भी अखबार पढ़ लेता है या जी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसके पास अगर और उनके नोट्स भी बना ले साथ में तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा उसके पास, मतलब खुद ही वो उनको उससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे बिल्कुल आएगा डाल सकता है आराम से। ऐसा आप बोलना चाह रहे हो। बिल्कुल और दूसरी चीज ऐसी बिल्कुल। कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे अभी इस बार एक क्वेश्चन आया था, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस। तो इस तरह के अगर टॉपिक जी के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको समाज में क्या चल रहा है ये सब पता होना चाहिए, तो कुछ न्यूज़पेपर से डेटा वगैरह बिल्कुल उठा के डाल सकते हैं कि क्या पार्टी का रिजल्ट आया, कौन सी पार्टी, क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन किस लिए आया था, अगर किस पार्टी के लिए आया है, लेकिन बिल्कुल। हाँ पार्टी का नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन उस तरह से इसको लिखना कि एकदम जनरल एक आइडिया हो जाए कि क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है और हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर बहुत सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल न्यूज़पेपर बेस्ट है कंटेंट के लिए, बहुत किसी के लिए। बिल्कुल। अभी बात करें जैसे अपन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग क्या जी होता है कि फैक्ट लिखने होते हैं उसमें थोड़ा अपने व्यू पॉइंट नहीं लिख सकते, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, इस बार हम्म, रिपोर्ट आई तो मतलब या तो ऐसा हो कि आदमी रोजाना न्यूज़पेपर पढ़े तो रिपोर्ट राइटिंग का भी काम हो जाएगा, उसे फैक्ट अगर पता होंगे तो ऐसा हो सकता है। हम्म, लेकिन जैसे अभी हम्म, बोले ऐसे ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए आदमी के सामने जिसके बारे में उसे नहीं पता है कुछ भी, बस एक बेसिक सा आइडिया है जो हम्म, हुआ है, उसके बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं हम्म, पता है। जैसे वेस्ट बंगाल हम्म, पोल वायलेंस पर क्वेश्चन आया था, तो अगर ऐसा कोई हम्म, स्टूडेंट है जिसको भाई उसके फैक्ट नहीं पता, बस इतना पता है कि वहां पे पोल वायलेंस हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट किस तरह हम्म। से कम से कम मिनिमम मार्क्स लाए जा सके, ये बताइए आप। अगेन मैं कहूँगा बहुत ही स्मार्ट अप्रोच रखिए। सबसे पहली बात तो रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर आपने पहले हेडिंग लिख दी, उसके बाद XYZ डेट लिख दिया, प्लेस लिख दी। अब इसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। इसमें भी मैं कहूँगा 3 पैराग्राफ बनाइए। ठीक है, 3 पैराग्राफ बनाइए। पहला पैराग्राफ देखिए, जरूरी मैं अगर मेरा एग्जांपल लूं, मैंने क्वालिफाई कर लिया है। मुझे आज तक नहीं पता कि वेस्ट बंगाल के पोल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। उस दिन भी मुझे नहीं पता था, बट मेरे अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। आई स्टार्टेड माई रिपोर्ट राइटिंग विद अ वेरी सिंपल लाइन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन। एक बॉडी है साउथ कोरिया में जो बेस्ड है, तो मैंने उनका नाम लिख दिया कि देयर हैज बीन सम डिस्क्रिपेंसीज इन वेस्ट बंगाल इलेक्शन पोल्स which is harmful for the Indian view, for the Indian image in international arena. This was my first 3-4 लाइन। सेकंड में मैंने लिख दिया the report also states some of the reasons which has led to this thing। उसके बाद मैंने कुछ reasons दे दिए like कास्ट पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, और उसके बाद मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, थोड़ा बहुत चीजें और लिख दी मैंने कि लोग अपने कास्ट को, अपने रीजनलिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये मैंने लिख दिया। इसके कम से कम 5-6 लाइन मैंने लिख दिए कि क्या क्या रीजंस होते हैं, जो कि जनरल हैं। मैंने कभी वो चीज पढ़ी नहीं, बट ये जनरल है, ये सब पॉलिटिक्स में होता है या इलेक्शंस में यही डिस्क्रिपेंसीज होती है। थर्ड में मैंने लिख दिया द रिपोर्ट ऑल्सो गिव सम ऑफ दिस solutions which could be implemented by Indian government in order to have free and fair elections। ये ऐसे थोड़े बहुत वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं बस। और उसके बाद फिर मैंने सॉल्यूशंस दे दिए। सॉल्यूशंस क्या है कि डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, जितना पैसा आ रहा जा रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ी और पावर दी जाए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस ना हो इसके लिए इंश्योर किया जाए। ये थोड़ी बहुत मैंने सॉल्यूशंस बता दिए, और एंड बस वही पॉजिटिवली कंक्लूड कर दिया कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी शुड स्ट्राइव टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस in order to maintain the trust of people into the democracy। That's it। एंड एंड में मैंने सोर्सेस लिख दिए। अब सोर्सेस में आगे मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट सोर्सेस में मैंने लिख दिया वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट्स,
सेकंड में मैंने लिख दिया कि द स्टेटमेंट्स बाय स्पेशलाइज्ड इन एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस। बस, अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था, आपने देखा मुझे कि कुछ नहीं पता था उस दिन, आज भी मुझे नहीं पता है। मैंने यही सेम फंड इस्तेमाल किया और आई डिड। तो मैं आपको बता दूं कि पोल वॉयलेंस में मतलब ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि सीआरपीएफ जो वहां पे तैनात थी, तो वहां पे कुछ गूंस आ गए अच्छा। थे जो वहां पे करना चाह रहे थे एक बूथ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा था। तो वहां पे ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह की एक जनरल स्टेटमेंट दिया, जो कि मतलब कहीं पे भी देखेंगे वॉयलेंस के यही रीजन होते हैं, एक तो ये रीजनलिज्म। रीजन। तो इस तरह से आपने लिखा कि मतलब आपको रिपोर्ट के बारे में भले ही नहीं पता है, लेकिन आपने एक जनरल आइडिया से आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट लिख दी कि आपने उसमें कुछ गलत भी नहीं लिखा। तो भाई कोई भी हाँ वॉयलेंस हुआ हाँ, होगा उसके रीजन तो यही रहे होंगे, ये भी तो एक बात है। रीजन तो यही होगा। बिल्कुल। और चेक करने वाला जब देखेगा कि भाई वर्ल्ड इलेक्शन फोरम मतलब कोई ऐसी कोई जगह से अगर रिपोर्ट आ रही है, ठीक ही होगी। हम्म। तो मतलब इस तरह से आप कहना हम्म। चाह रहे हो कि इस तरह से आप मतलब कोई अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो जनरलाइज रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, मतलब रिपोर्ट का फॉर्मेट सही हो और एक जनरल तरीके से लिखें, बस उसमें सोर्स सही डाल दें। जैसे आपने सोर्स डाल दिया कि भाई ऐसे इलेक्शन की वो एक है इंस्टीट्यूशन जो रिपोर्ट दिनेश देता है, कोरिया दिनेश जी, बेस्ड मैं कहना इंस्टीट्यूशन। चाहूंगा, मैं सबको यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आई वुड से कि आपको अगर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको वो यूटिलाइज करना आना चाहिए। मैंने पूरे पेपर 2 में यही किया है। मैंने कोई खास प्रैक्टिस नहीं की थी, एक क्वेश्चन पेपर बस लगाया था 3-4 दिन पहले, और दैट्स हाउ आई डिड इट। यस सर। अभी बात करने से एक इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। अब उसके बारे में एक जी जी बात तो कह सकते हैं, जी। कोई बंदा प्रैक्टिस करके गया है अच्छे से ग्रामर की, तो 25 में से 25 भी आराम से ला सकते हैं कि फिक्स सा पैटर्न है ग्रामर का कि हमको स्टेटमेंट बनाने बिल्कुल हैं, क्वेश्चन टैग का एक आध क्वेश्चन बिल्कुल। आना है, स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, इसी तरह के। तो ग्रामर के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर से क्या है भाई, और जगह तो ऐसा है कि अगर अच्छा नहीं लिखा है तो नंबर नहीं आएंगे, लेकिन ग्रामर का क्वेश्चन सही है तो पूरे नंबर ही आएंगे। तो अगर पेपर 2 को हम्म। क्वालिफाई करना है तो ग्रामर अगर किसी बात की तो वो अच्छा मतलब उसके लिए रहेगा। तो ग्रामर के लिए मतलब कहाँ से तैयारी करनी चाहिए आपके हिसाब से? ग्रामर के लिए मैं कहूंगा, देखिए, ग्रामर के लिए या तो आप एक चीज कर सकते हैं कि पूरा पढ़ लीजिए, कि पूरा ग्रामर आपको आना चाहिए, कि वर्ब क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, टेंसेस क्या है। आप पूरा पढ़ लीजिए, उतना ज्यादा एफर्ट डालिए। बट स्टिल आई वुड से कि इनपुट आउटपुट रेशो उसका कोई खास है नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यूज देख लिए थे 5-6 साल के, और जैसा कि आपने बताया एक फिक्स पैटर्न है, तो मुझे लगता है मैंने 25 में से 18 to 19 तो मार्क्स लाई होंगे, क्योंकि उसमें से जो 10 मार्क्स के होते हैं वो तो सीधा स्टेटमेंट्स होते हैं, कि आपको स्टेटमेंट बनाना है, कोई आपको दिया गया है कोई इडियम फ्रेजेस या कोई वर्ड्स, और उससे आपको हाँ, स्टेटमेंट्स बनाना है। और 10 मार्क के वही चीजें, आप वो 10 मार्क कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसा मैंने कहा 2 महीना अगर आप पढ़ लोगे कंटेंट के लिए, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ यूटिलाइज होती है ये टर्म्स। और बस फिर आप वो कर सकते हो, 10 मार्क वहां से आ गए, और बाकी बचे 15 मार्क्स। उस 15 मार्क्स में से भी आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप उसमें से 5-8 मार्क तो ले ही आओगे, क्योंकि इतनी बेसिक इंग्लिश तो सबको ही आती है। तो 5-8 ले ही आए, तो 25 में से 18-19 ऐसे ही हो गए। तो वही कहना चाहूंगा मैं। तो कोई स्पेसिफिक बुक की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज नहीं आ रही तो उसे यूट्यूब पे बंदा सर्च करके आराम से पढ़ सकता है, जैसे कोई चीज अगर नहीं आ रही है। आराम से देख पे बस। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे आर्गुमेंट की बात रह गई, जो आर्गुमेंट होते हैं जी उसमें और रमेश को जो स्टेटमेंट देने होते हैं, उनके लिए मतलब किस तरह के आर्गुमेंट लिखने चाहिए? जैसे आप ये वाले जो क्वेश्चन को आप जो अभी इस बार सीएपीएफ में आया था कि जो क्वेश्चन था कि फार्म प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इस क्वेश्चन का आपने किस तरह से आंसर लिखा, जी उसके तौर पे से बता दीजिए। जी। आर्गुमेंट में मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। स्ट्रक्चर ज्यादा मायने नहीं रखता आर्गुमेंट में, क्योंकि सीधे लिखने होते हैं 5, तो कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट आप 2 तरीके से ले सकते हो। जैसा मेरा अप्रोच जनरली रहता है कि मैं बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज करता हूँ, और वेराइज अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो जनरलाइज में मैंने ऐसे लिख दिया था, सबसे पहले फॉर में मैंने लिख दिया कि इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि मैंने लिख दिया कि काफी टाइम से ये विवाद चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक मिडल पाथ में आए।
बट वो आ नहीं रही, फार्मर्स के तरफ से कोई खास चीज हो नहीं रही। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज इसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। फिर दूसरा मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो ये इसको पर्पसली यूज कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, वेयर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जाता इस चीज से। थर्ड थिंग फिर मैंने लिखी कि वही जो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी क्या मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी कि प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, रेदर देन कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे। तो ये थर्ड पॉइंट लिख दिया था। फिर ऐसे मैंने एक और पॉइंट, दो और पॉइंट लिख दिए थे, पांच हो गए थे। उसके बाद फिर मैं अगेंस्ट में चला गया। मैंने अगेंस्ट में लिखा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर पहला पॉइंट मैंने उसमें लिखा कि अगर ऐसा होता, फार्मर्स ऐसा चाहते, तो फार्मर्स इतनी मेहनत से प्रोटेस्ट नहीं करते, इतनी उनकी खुद की फसल है वो नहीं काट रहे हैं, यहाँ पे हैं, तो दे हैव जो जेन्युइन कंसर्न। फर्स्ट थिंग मैंने वो लिखी। फिर सेकंड थिंग मैंने लिखी कि कुछ लोग पर्पसली ये कर रहे हैं कि फार्मर्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में वैसा नहीं है। कुछ लोग अपने पॉलिटिकली मोटिवेशन के लिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड के लिए, पॉलिटिकली जो उनके एम्बिशंस है उसके लिए वो यूटिलाइज कर रहे हैं, रेदर देन फार्मर्स को इससे फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा। तो ऐसे मैंने और 3-4 चीजें जनरलाइज लिख दी थी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मुझे कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं थी इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और मुझे लगता भी नहीं कि लोगों के पास होगी। मैंने बस अपना जनरल नॉलेज जो जो मुझे पता है, जो मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ाई की है, बस उसी को मैंने यूटिलाइज किया और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में अच्छे शब्दों के साथ लिख दिया। जैसे जेन्युइन वर्ड हो गया, पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट हो गया, फिर एमएसपी आप 2-3 जगह वर्ड डाल दीजिए कि एमएसपी देना चाहिए बट नहीं दे रही सरकार, ये डाल दीजिए। सपोर्टिव कैरेक्टर डाल दीजिए, कहीं ना कहीं एक स्टैट्स डाल दीजिए कि हमारी 50% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे चलती है, 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आता है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में मैंने वही लिख दिया कि मिडिल पाथ में आना जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, फार्मर्स की तरफ से भी, तभी एक हम स्टेबल हो पाएंगे। अभी जैसे बात करें, एक पैसी होता है उसमें, ठीक है, कि एक पैसेज दिया होता जी है, 1/3 में अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। लेकिन कई जी बार क्या है, प्रेसी काफी टफ भी आ जाते हैं। इस बार का प्रेसी मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्रिकी तो था, उसके जो वर्ड्स थे किस तरह से, मैंने जी उसको पढ़ा शुरू में, काफी ट्रिकी सा पैसी था। तो उसको मतलब आपने किस तरह से प्रेसिस को बिल्कुल आप करते हो, मतलब प्रेसिस के लिए कैसे करते हो? तो प्रेसे के लिए सबसे पहली बात है कि प्रेसे को पढ़ के समझना चाहिए। अगर समझ नहीं आता, दो केसेस हो सकते हैं, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। जिसको आ गया वो तो लिख ही लेगा प्रेसे ढंग से, बट अगर जिसको नहीं भी आया, जैसे इस बार का प्रेसे वाज रियली टफ, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने किया था ये चीज कि 3 पैराग्राफ दिए गए थे, एक पैराग्राफ को 1/3 में डिवाइड कीजिए, सेकंड पैराग्राफ को 1/3 में डिवाइड कीजिए, थर्ड पैराग्राफ को 1/3 में डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 1/3 में सबसे पहले आप क्या लोगे, उसमें पहली चीज आपको जो समझ में आ रहा है आप उससे स्टार्ट कीजिए, और उसके अंदर फैक्ट्स डाल दीजिए। फैक्ट्स डाल दीजिए, यानी नेचर पे डिपेंडेंट था, कुछ बर्ड्स एंड ऑल के उस पे नाम थे, स्पेसिफिक नाम थे, तो मैंने हाँ उनमें सही। से 1-2 नाम लिख दिया, और जो वो बेसिकली बोलना चाहता था राइटर, वो मैंने डाल दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर वैसे ही मैंने सेकंड पैराग्राफ में से कुछ फैक्ट्स उठाए, और कुछ जो कहना चाहता था, जो मुझे समझ आ रहा था जो कहना चाहता था, मैंने वो लिख दिया। थर्ड से भी मैंने सेम चीज की। तो मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया था प्रेसे, अभी भी याद है मुझे कि मुझे कुछ खास प्रेसे समझ में नहीं आया था, बट मैंने वही है कि एक स्मार्ट अप्रोच रख के कि बेसिक बेसिक फैक्ट्स और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से मैंने लिख दिया, और 1/3 में ही लिखना है, दिस इज द मेन थिंग। मतलब प्रेसी जो था उसकी फर्स्ट पैरा था, वो कुछ इतना टेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि पढ़ने पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था फर्स्ट पैरा में जी कि ये है किस बारे में, लेकिन बाद में जाके समझ आने लगता है कि वो दिल्ली में जो पॉल्यूशन की वजह से बर्ड्स नहीं रह पा रही हैं उसके बारे में बात कर रहा है, कि अभी बर्ड्स दिखाई नहीं देती। सीजन पहले कई सारे होते थे, बस 2 ही रह गए हैं बिल्कुल। अभी, ऐसा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल इस तरह की आपकी मतलब वो रही है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो एक तरह से देखने वाले बच्चों से कि कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए आपको पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, सिविल सर्विस एग्जाम की तरह, ठीक है। बहुत अगर आपको बिल्कुल कहीं से मैं नोट्स कौन मिलते हैं तो आप मतलब इस एग्जाम को काफी जी कम वक्त में क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉन्क्लूड इसी से करना चाहूंगा दिनेश कि पेपर 1 के लिए आपको बेसिक सोर्सेस फॉलो करना है। सेकंड चीज है, अगर आप हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट है,
तो आई वॉन्ट से कि आप सिविल सर्विसेज के बुक्स में घुसिए, क्योंकि उससे इनपुट आउटपुट रेशियो कम होता है। तो आप ऐसे चीजों में जाइए जहां पे आपको क्रिस्प नोट्स मिल रहे हैं। आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कीजिए, सीडीएस के, सीएपीएफ के, एफकेट के, सबके पीवाईक्यूज आप एनालाइज कीजिए। थर्ड थिंग मैं कहूंगा कि आप उसको अप्लाई नॉलेज कीजिए, यानी कि टेस्ट सीरीज कोई लगा लीजिए, या कहीं से आपको मिल रहा है कहीं से टेस्ट पेपर, तो आप वो लगा लीजिए और देखिए कि आपको अप्लाइड नॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। पेपर 1 के लिए दैट इज सेट। और पेपर 2 के लिए मैं कहूंगा कंटेंट एंड स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट अकॉर्डिंग टू मी। और स्ट्रक्चर और कंटेंट में आपको क्या चाहिए, शायद आपने अब तक समझ लिया होगा। मुझे कुछ खास नॉलेज था नहीं चीजों के बारे में, मुझे एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग थी चीजों की, और मैंने जनरलाइज्ड वे में सारे आंसर जनरलाइज्ड वे में लिख दिए। तो एंड पेपर 2 के लिए आई थिंक पहले तो आपको पेपर फुल अटेम्प्ट करना है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि छोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल पेपर। बिल्कुल क्योंकि ग्रामर बिल्कुल को और बिल्कुल अच्छे से ले आएंगे तो थोड़े चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। ग्रामर, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन हुआ, इसमें मतलब ये तो है कि दिखता है आंसर जो है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आंसर होगा वही आंसर होगा। इस बार का कॉम्प्रिहेंशन काफी सिंपल आया था, इस बार का जो कॉम्प्रिहेंशन था उसमें डायरेक्ट आंसर मिल रहे थे। तो बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो अभी मतलब आपका टैफ भरोगे आप, मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर से डेट है आपकी टैफ भरने की। टैफ का जो आपको फॉर्म जी भरना जी होता है, 20%। और आपके बिल्कुल फिजिकल्स वगैरह का अभी कुछ पता चला, या कब कब तक हो पाएंगे आपके फिजिकल्स और जो मेडिकल टेस्ट होंगे? नहीं दिनेश, अब तक तो कुछ खास पता नहीं चला है। पहले तो डैफ भरा जाएगा, उसके बाद डेट्स आएंगी, बट एस्टिमेटेड है कि दिसंबर एंड या शायद जनवरी में भी हो सकता है। तो लेट्स सी। तो बिल्कुल हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है भाई तुम्हारे लिए। और तुम्हारा अगर थैंक फाइनल मेरिट में होगा तो एक बार पक्का दोबारा से करेंगे इंटरव्यू को, है ना? यू, जरूर जरूर दिनेश, जरूर। इंटरव्यू, ठीक है भाई। थैंक यू और सो भाई जो मच। भी बच्चे दिख रहे हैं, देखिए इस तरह के लोगों को ढूंढ के लाते हैं हम आपके लिए चैनल पर, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और आपके लिए पॉलिटी की जो मैंने सीरीज चलाई है, मेरे ख्याल से अगर डिफेंस एस्पायरेंट है तो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो पॉलिटी की सीरीज है, और मैं ज्योग्राफी से लेके आऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको पहले ही इसमें डाल देता हूँ, जिससे बच्चों को और कोई बुक के लिए पीछे भागना ही ना पड़े। सारी चीजें उसमें देने की बिल्कुल पहली। बिल्कुल। मैं जी जी, मैं वही कहना भी चाहूंगा सारे कैंडिडेट से कि देखिए क्या होता है ना, कि जैसे अभी जितना मुझे पता चला है दिनेश के बारे में, कि उन्होंने काफी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो उन्होंने खुद पढ़ लिया है और वो उसका निचोड़ निकाल के आपको दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो इससे ज्यादा इनपुट आउटपुट रेशो होगा नहीं कुछ, कि इनपुट कम लग रहा है आउटपुट बहुत ज्यादा है। तो बस आई वुड से डेफिनेटली से एवरीवन टू सब्सक्राइब इट एंड फॉलो इट रिलीजियसली, इट वुड हेल्प इमेंसली टू यू। ओके ब्रो, मिलते हैं फिर तो तुम्हारे इंटरव्यू के बाद ही मिलेंगे, जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है। एक दूसरा इंटरव्यू करेंगे बड़ा वाला, ठीक है? कि क्या जरूर जरूर दिनेश, ओके चलो। ये सब चलो, इंटरव्यू के बारे में, पीएससी बाय। के टेस्ट। जी जी, ठीक ओके है, ठीक है, ओके ओके। चलो बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।